हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन देखा था। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जाना था, क्या होता है, कैसी टेक्निक है, बेसिक आइडिया उसका देखा था, कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सब हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, एक अलग दुनिया है इसकी, अपनी एक अलग फील्ड है, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं और मॉडर्न टेक्निक है, इस पर काफ़ी काम हो भी रहा है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेबस के हिसाब से भी CSIR नेट गेट की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें कुछ चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले जो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे वो है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कह लें, विजिबल, या इसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा जाता है, कल हम लोग ने देख लिया था, फिर से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, एक सिग्मा ऑर्बिटल है, ठीक है, तो एक सिग्मा ऑर्बिटल होता है तो जाहिर सी बात है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, मान लेते हैं वो है सिग्मा स्टार। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है तो उसका एक एंटी बॉन्डिंग जरूर होता है। मान लीजिए इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और इस पर EMR फॉल हुई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, EMR कोई फॉल हुई तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और अपने मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल से को लीव करके वो हायर एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। देखो, बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होते हैं वो उनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने का मतलब है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो कुछ रिलेशन है जो बार बार टर्म यूज होगा पूरे चैप्टर में, तो ऐसा ना हो कि आपको वो रिलेशन ना मालूम हो और बार बार कंफ्यूज होते जाएं। इसलिए लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको बताते चलूँ, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है। अगर एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी कम हो रही है, स्टेबिलिटी जो हो रही है वो कम हो रही है। ठीक है, ये सीधा सा मीनिंग होता है। और अगर एनर्जी जितनी डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में लेकर चलेंगे। और आपको पता है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, यानी वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है। और जो एंटी बॉन्डिंग होती है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहते हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि वो ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी वाले स्टेट को छोड़ करके हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर इसका रेंज क्या होता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज क्या है। रेंज का मतलब कितने रेंज तक के वेवलेंथ वाले लाइट या वेवलेंथ वाले रेडिएशन हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज जो होता है UV विजिबल का वो होता है आपका 200 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नैनोमीटर में दिखा रहे हैं, कहीं पर एंगस्ट्रॉम में भी लिखा होगा तो वो यूनिट की बात है। 200 से 800 नैनोमीटर तक का होता है। ठीक है, NM। अब इसमें भी अगर हम लोग डिफाइन करें तो 200 से 400 जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन कहलाता है, रीजन कहलाता है। और 400 से लेकर के 800 NM में विजिबल रीजन आता है। विजिबल, विजिबल यानी जो जिन लाइट्स को हमारी आंखें देख सकती हैं, बाकी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम देख नहीं सकते। कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इन सब किसी को नहीं देख सकते, IR को नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकते, सिर्फ विजिबल को देख सकते हैं। अब विजिबल में क्या आता है, विबग्योर, आपने पढ़ा होगा विबग्योर। ठीक है, ये वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब विजिबल में है और इनका जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक का है। तो ये UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज होता है। अल्ट्रावायलेट का जो रीजन है, यानी जो भी लाइट, जो भी रेडिएशन
200 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक उनका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ की बात कर रहे हैं लैम्डा की, ठीक है। वो अल्ट्रावायलेट में आते हैं, और जिन लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक आता है, उसे वो सब विजिबल में आ जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक होता है आपका वैक्यूम यूवी, ठीक है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आगे दिमाग से उतर गया तो अलग बात है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, अभी दिमाग में आ गया। वैक्यूम यूवी, ठीक है। वैक्यूम यूवी क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होता है, ये यूज होता है बिलो 200 नैनोमीटर, यानी 200 नैनोमीटर से नीचे नीचे वाले वेवलेंथ के लिए वैक्यूम यूवी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वैक्यूम यूवी में एक स्पेशल की रिक्वायरमेंट होती है इंस्ट्रूमेंट की। क्यों रिक्वायरमेंट होती है इसको समझते हैं। जैसे होता क्या है कि हवा है, तो हवा तो हर जगह मौजूद है, तो हवा में क्या है, O2 पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो O2 को यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब एब्जॉर्ब करने लगता है, तो जब इसका स्पेक्ट्रा यानी यूवी स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिकॉर्ड करने पर क्या होता है, सिर्फ मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा बनकर नहीं आता है, सिर्फ मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा बनकर नहीं आता, बल्कि साथ ही साथ जो वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया है मॉलिक्यूल, वो सैंपल जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है उसका भी स्पेक्ट्रा बनकर के आने लगता है, उसकी भी पीक आने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रा काफी ब्रॉड हो जाता है। इस तरीके से कुछ बहुत ब्रॉड पीक आने लगती है। तो आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ब्रॉड पीक आने लगती है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा है, कौन सा ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रा अलग से आ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस वजह से वैक्यूम यूवी इस्तेमाल किया जाता है 200 नैनोमीटर से नीचे वाले वेव्स के लिए। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन, वैक्यूम का मतलब ही है कि वहां पर हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो। इससे फायदा ये होता है कि मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये ब्रॉड पीक नहीं आता है। आप चाहे तो उसे अपने लैंग्वेज में लिख लें कि 200 नैनोमीटर से बिलो होने पर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी करने लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की भी पीक आने लगती है, जिसकी वजह से सैंपल और ऑक्सीजन दोनों की पीक एक साथ आती है, और एक साथ आने की वजह से ये जो आपका स्पेक्ट्रा मॉनिटर पर आता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को, वो स्पेक्ट्रा काफ़ी ब्रॉड आने लगता है। तो इसमें हम पता नहीं कर पाते कौन सा मॉलिक्यूल की वजह से आ रहा है, कौन सा ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है, कौन से किस एलिमेंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग वैक्यूम यूवी का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में। और सिर्फ किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, 200 nm से नीचे वाले के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। आइए अब आगे देखते हैं। अब ये होता है कि मॉलिक्यूल में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 जगह इलेक्ट्रॉन बेसिकली पाए जाते हैं। एक होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कौन कौन से, सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा आपको पता है क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक सिग्मा स्टार होगा और एक क्या होगा आपका पाई स्टार। और तीसरा क्या होता है, तीसरा भी होता है, एक होता है नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब लोन पेयर, इसे हम लोग NB से डिनोट करते हैं, ठीक है, लोन पेयर, ठीक, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, पहले इसे हमें जानना होगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिग्मा पाई में हो सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं, सिग्मा स्टार पाई स्टार में, नॉन बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। अभी इसमें कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड है, तो चलो भाई सिग्मा में इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग भी मौजूद है। अभी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का, CH3CO CH3, ठीक है। अभी एसीटोन में तीनों टाइप आ गया, कैसे, देखो सिग्मा बॉन्ड भी आपको दिख ही रहा है, सिग्मा बॉन्ड,
पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है, यानी पाई में भी पाया जा रहा है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब Nb। इसमें तीनों टाइप आ गया, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है। अब देखो भाई, जहां बॉन्डिंग होगा वहां एंटी बॉन्डिंग होगा। जैसे यहाँ पर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार जरूर होगा, यहाँ पर सिग्मा है सिग्मा स्टार भी होगा, और पाई है तो पाई स्टार भी होगा। आई बात समझ में, ठीक है। जहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल मौजूद है वहां पर एंटी बॉन्डिंग तो होना ही है। क्लियर है। नॉन बॉन्डिंग का मतलब जहां पर लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब आइए, जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खासकर जो एमएससी इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और जो बीएससी वगैरह में हैं, ठीक है, उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो मैंने इतने सालों में देखा है कि एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। यहाँ तक कि जब बच्चा केमिस्ट्री से एमएससी करता है तो एमएससी में भी यूवी पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन आपको दिखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखते हैं। आपको हम पहले लेवल बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे नीचे लेवल होता है सिग्मा का। सिग्मा का जो लेवल है सबसे नीचे, ये जो मैं लेवल बना रहा हूँ ये एनर्जी लेवल है। सबसे नीचे बनाने का मतलब है एनर्जी सबसे कम है, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। पीछे ही स्टार्टिंग में इसलिए मैंने बता दिया कि अब आगे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कौन, पाई। फिर उसके बाद इसका नंबर है Nb यानी नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार, और फिर सबसे ऊपर रहता है सिग्मा स्टार। तो ये जो मैंने आपको बनाया है ऑर्डर, ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। एनर्जी इंक्रीज, ठीक है, ये एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार की। यहाँ मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ, सिग्मा स्टार की, फिर उसके बाद पाई स्टार की, और फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग की, फिर पाई की, और सबसे कम है सिग्मा की, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे देखते हैं। फिर से हम बना रहे हैं यहाँ पर अलग से, देखो सबसे ऊपर सिग्मा स्टार, फिर उसके बाद आपका पाई स्टार, फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई, और सबसे नीचे सिग्मा है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं एसीटोन का, CH3COCH3, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखाते हैं, तो सिग्मा भी इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड भी है तो पाई बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होंगे 2, ठीक है। पाई ऑर्बिटल में भी, Nb नॉन बॉन्डिंग यानी ऑक्सीजन में भी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 होगा। क्लियर है। अभी जो ट्रांजिशन होना है, तो अब जो ट्रांजिशन होगा वो नॉन बॉन्डिंग वाला ही तो होमो है, होमो लुमो, याद है आप लोग को। होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लास्ट वाला उस ऑर्बिटल को देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो इसमें होमो कौन है, ये आपका होमो है, ये आपका होमो है। और लूमो कौन होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जस्ट बाद वाला, जो सबसे कम, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम पाए जाते हैं, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई बात समझ में, ठीक है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम होते हैं। तो होमो से हमेशा जो ट्रांजिशन होती है वो होमो से लूमो में होती है, यानी होमो का इलेक्ट्रॉन निकल करके लूमो में जाता है। क्लियर है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन होमो से लूमो में होती है उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि होमो और लूमो के बीच में जो एनर्जी गैप है वो सबसे मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखते हैं, इस पॉइंट को। पॉइंट ये है कि ट्रांजिशन हमेशा कहाँ से कहाँ होगी, जो ट्रांजिशन है वो होमो से हमेशा लूमो में होगी, ठीक है। और इसके लिए क्या कंडीशन है कि मिनिमम एनर्जी गैप होना चाहिए। क्लियर है। हमेशा जो एनर्जी गैप होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। अभी क्या है, इसको फिर से आप ध्यान से देखो। अब इसमें ट्रांजिशन कितने टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे आप मेरी बात समझिएगा, ट्रांजिशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं। देखो भाई बिल्कुल आराम आराम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। कितने टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है, हो सकता है
कि सिग्मा का इलेक्ट्रॉन निकल करके सिग्मा स्टार में चला जाए, ठीक है, हो सकता है। सिग्मा का इलेक्ट्रॉन निकल करके नॉन बॉन्डिंग में चला जाए, पाई का निकल करके पाई स्टार में चला जाए, पाई का निकल करके सिग्मा स्टार में चला जाए, मतलब कई टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो चलो वही बेवकूफ़ी करते हैं हम लोग, अपने मन से जितनी टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, आप भी सोच करके जितना सोच सकते हो वो सोच करके लिखो, ठीक है। हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी, ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी हमने सिग्मा से सिग्मा स्टार, अभी सोचना ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, अभी जितने टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है सब लिख डालो, ठीक है। सिग्मा से सिग्मा स्टार पॉसिबिलिटी है, ट्रांजिशन हो सकती है। सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग में ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सोचो, जितने टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है सब सोच डालो और सब लिख लो। और क्या हो सकता है, पाई स्टार से सिग्मा स्टार, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिग्मा से पाई स्टार, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पाई से सिग्मा स्टार, ठीक है, एंड नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। तो भैया जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी भैया मेरे दिमाग में यही इतनी बातें आई, हमने लिख डाला, ठीक। अब हमें देखना है क्या सही है इसमें और क्या गलत है। ये क्या आपका सिग्मा था, ठीक है। इतनी टाइप की पॉसिबिलिटी मैंने मैक्सिमम लिख डाली है, आप लोग को और कोई दिख रहा होगा वो भी लिख डालो, वैसे दिखेगा नहीं, सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने टाइप की ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। छांटते हैं इसमें, सबसे पहले हम इसको रिमूव कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको इसे हम रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। क्यों? ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है जिसमें जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेता, ऐसे ऑर्बिटल, ऐसा एनर्जी लेवल जिसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर सिग्मा से ट्रांजिशन हम दिखा रहे हैं, चलो यहाँ कोने में हम बना के दिखाते हैं, ठीक। ये हो गया सिग्मा एनर्जी लेवल और ये हो गया आपका नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो सिग्मा में इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, तभी तो ट्रांजिशन हो रहा है सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग। ट्रांजिशन का मतलब यही कि ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलकर नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा, ठीक है, वो तो है ही। नॉन बॉन्डिंग का मतलब कि ऐसा एनर्जी लेवल या ऐसा ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसका मतलब साफ साफ है कि नॉन बॉन्डिंग में भी तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, नॉन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है? क्या सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग में जा सकते हैं? जाएगा तो वहां पर होमो से लूमो में, लूमो कौन होता है? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो ऑक्युपाइड है ना, तो होमो से ऑक्युपाइड वाले से ऑक्युपाइड वाले में ट्रांजिशन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ठीक है, इसलिए सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग वाला ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं, एक तो यहां से कट गया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं जो मैंने बना के दिखाया था, ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। ओके, मैं रफ कर रहा हूं, ये पॉइंट रफ करते हैं। क्या था यहाँ पर? पाई से सिग्मा स्टार था और यहाँ भी नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार था, ठीक है। तो एक चीज तो गया, एक खत्म हो गया। अब और पॉसिबिलिटी देखते हैं। और पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम आपको बताते हैं सिलेक्शन रूल, ठीक है। इसको आप अपने अलग जगह रख लीजिए, इसमें वापस हम आएंगे फिर से। अब और पॉसिबिलिटी मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, कौन सी पॉसिबिलिटी गलत है, उसको चेक करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन रूल, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में सिलेक्शन रूल हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वही एक ऐसा चैप्टर है जो आप अकेला उसे पढ़ लो तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर ले जाओगे, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेट्रिक, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग सिलेक्शन रूल। यहाँ पर हमारे काम का जो चीज़ है वो पढ़ते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल हमें सिखाएगा कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करें,
ठीक है, तो सबसे पहला सिलेक्शन रूल है, यानी कौन सा ट्रांजिशन सही है, पॉसिबल है, कौन सा नहीं पॉसिबल है, ये डिसाइड करते हैं ये दो सिलेक्शन रूल। पहला स्पिन सिलेक्शन रूल। अब ये स्पिन सिलेक्शन रूल का क्या कहना है? स्पिन सिलेक्शन रूल का कहना है कि डेल्टा एस जीरो होना चाहिए। डेल्टा एस जीरो होने का मतलब कि स्पिन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन स्पिन। कुछ लोग को बात समझ में आ गई होगी, कुछ लोग को अभी भी नहीं समझ में आई होगी। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉन बॉन्डिंग है और ये आपका मान लेते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें से ट्रांजिशन होनी है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो अभी आपको कैसे देख रहा है, इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, मान लेते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऊपर भी गया तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। क्या स्पिन में चेंज हुआ? तो स्पिन में चेंज नहीं हुआ। तो अगर स्पिन में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब स्पिन सिलेक्शन रूल को ये फॉलो कर रहा है, और फॉलो कर रहा है तो इस टाइप का ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ये नॉन बॉन्डिंग है और ये पाई स्टार, ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वो ट्रांजिशन होकर के ऊपर गया, हायर लेवल में गया, और वो फिर क्लॉकवाइज हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज था अब वो क्लॉकवाइज हो गया। तो अब जो ये है सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और जब सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ऐसा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो ये है पहला सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल का कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन में, या अभी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज था तो ट्रांजिशन होने के बाद भी क्लॉकवाइज ही रहे, एंटी क्लॉकवाइज था तो ट्रांजिशन होने के बाद भी एंटी क्लॉकवाइज रहे, ठीक है। तो ये हो गया पहला। लेकिन जो सबसे ज्यादा और जो इम्पोर्टेंट, जो अभी आप डिसाइड करोगे जिसकी वजह से दूसरा सिलेक्शन रूल है, वो है आपका सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री का सिलेक्शन रूल, ठीक है। सिमेट्री का सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि G से U में गया तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल है, U से G में गया तो वो भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। अब कहोगे भैया ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, G और U का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को नया नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलेगा। आप जानेंगे कि रियलिटी में केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। G और U, G क्या है? G फॉर होता है G रेड, G रेड, ठीक है, इसको बोलेंगे G रेड। और U फॉर क्या होता है? अन G रेड, अन G रेड, ठीक है। अभी आपको हम मीनिंग इसका समझा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हाँ पहले सिलेक्शन रूल समझ लेंगे। G से U में ट्रांजिशन होगा तो पॉसिबल है, U से G में ट्रांजिशन होगा तो पॉसिबल है, G से G में होगा तो नॉट पॉसिबल, U से U में होगा तो नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया आपका सिलेक्शन रूल, ठीक। इसी पे आपको फोकस करना है, इसी से अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। अब आपको समझा दें कि आखिर ये G रेड और अन G रेड होते क्या है। G रेड और अन G रेड होते क्या है? जैसे हमने लिया s ऑर्बिटल। अब इतनी बेसिक बात तो आपको पता ही होगा कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, गोला होता है, ठीक है। s ऑर्बिटल मान लो यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी सेंटर तुमने पकड़ लिया, मान लो यहाँ सेंटर पकड़ लिया, इधर गए तो भी आपको पॉजिटिव एरिया मिला, इधर गए तो भी पॉजिटिव, इधर गए तो भी पॉजिटिव, इधर गए तो भी पॉजिटिव। इसका मतलब s ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको नहीं पता है फिर से बता दें, एक सेंटर सेलेक्ट करिए, उससे एक डायरेक्शन में जाने पर जो चीज़ मिले, जो एलिमेंट मिले, जो मॉलिक्यूल मिले, ठीक उसके अपोजिट जाने पर भी वही एलिमेंट, वही मॉलिक्यूल, सेम टू सेम वही चीज़ मिल जाए, तो इसी को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो जिसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं G रेड, यानी G से डिनोट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, G रेड, ठीक है। तो s ऑर्बिटल क्या होता है, G रेड होता है। अब आगे आइए p ऑर्बिटल पर, अब आगे आइए किस पे, p ऑर्बिटल पर। p ऑर्बिटल का शेप आप जानते हैं डंबल की तरह होता है, ये लो बना लिया। p ऑर्बिटल में एक लोब पॉजिटिव होता है, एक लोब निगेटिव होता है, ठीक है। अभी क्या है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से इधर गए तो हमको पॉजिटिव मिला, नीचे आए तो क्या मिला आपको, निगेटिव मिला।
क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री COM में लिख रहा हूँ यार, सेंटर ऑफ मास याद आ रहा फिजिक्स, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS क्या प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि एक डायरेक्शन में जाने पर पॉजिटिव एरिया मिला, एक डायरेक्शन में जाने पर निगेटिव एरिया मिला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनजीरेड। ठीक है, अब आओ, ये तो p ऑर्बिटल के लिए था, d ऑर्बिटल के लिए आपको बता दें, d ऑर्बिटल क्या होता है? डबल डंबल होता है। ठीक है, डबल डंबल में क्या होता है? ये ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। ठीक है, आपने सेंटर सेलेक्ट किया, इधर गए तो निगेटिव मिला, इधर भी गए तो निगेटिव मिला, इधर गए पॉजिटिव, ठीक इसके अपोजिट गए पॉजिटिव। तो समझ में आ रही बात? इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जो d ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? जीरेड होता है। क्लियर? एक डायरेक्शन में गए, जो चीज मिला ठीक अपोजिट में आए, वही चीज मिल गया तो वो जीरेड हो गया, नहीं मिला तो अनजीरेड हो गया। अब आपको पता हो गया कि s ऑर्बिटल जीरेड होता है, p अनजीरेड, d जीरेड। अब f क्या होता है? तो अब आपको इतना दिमाग लगाने और सोचने की जरूरत नहीं है कि f ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बनाएंगे, क्या समझेंगे। हम आपको सिंपल सी बात बता दें, एक ट्रिक बता दें याद करने का। ठीक है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। ठीक है, जितने भी ऑर्बिटल आप बनाना चाहो s से शुरुआत करो, वो जीरेड, अल्टरनेटिव चलते चलो, जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड। आई बात समझ में? ठीक है, s ऑर्बिटल पकड़ लो, याद कर लो, जीरेड है तो p अनजीरेड होगा, d जीरेड होगा, f अनजीरेड। ठीक है, अनजीरेड होगा, ऐसे लाइन से चलता रहेगा अल्टरनेटिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया कि जीरेड किसे कहते हैं और अनजीरेड किसे कहते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो sp-d ऑर्बिटल की बात है, लेकिन हमारा जो ट्रांजिशन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वहां तो हम लोग सिग्मा, सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग ये सब पढ़ रहे हैं, तो वहाँ क्या कैसे देखेंगे? ठीक है, वहाँ भी देख लेते हैं। जैसे थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद करिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता था? सेम फेज के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते थे, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं, प्लस प्लस, तो क्या बन जाता था? कुछ याद करिए, कुछ ऐसा बनता था। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अब बताइए ये जीरेड है कि अनजीरेड? अगर हम सेंटर इसे माने और इधर चले निगेटिव मिला, ठीक उसके अपोजिट भी निगेटिव मिला, इसका मतलब ये क्या हो गया? जीरेड हो गया। ठीक है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर सिग्मा है ये, तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका क्या हो गया? जीरेड हो गया। ठीक है, अभी एंटी बॉन्डिंग, अगर एंटी बॉन्डिंग बनाए, एंटी बॉन्डिंग आपको पता अपोजिट फेस जब आमने सामने होते हैं, अगर निगेटिव प्लस है और यहाँ माइनस प्लस, तो आप देखिए अपोजिट फेस है कि नहीं है। तो जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन कुछ इस तरीके से होते थे, घट जाता था उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको क्या दिख रहा है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना है, ये आपको अनजीरेड मिलेगा। कैसा मिलेगा? अनजीरेड। ठीक है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ वो टेबल, उससे आप याद कर लेंगे कौन से जीरेड होते हैं, कौन से अनजीरेड होते हैं, हमेशा काम आएगा। ठीक है, जो सिग्मा ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो जीरेड होता है, उसका एंटी बॉन्डिंग जाहिर सी बात उल्टा होगा, अनजीरेड। पाई जो होता है वो अनजीरेड होता है, लेकिन जो पाई स्टार होता है वो आपका जीरेड होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। क्लियर? सिग्मा जीरेड, सिग्मा स्टार अनजीरेड, पाई अनजीरेड एंड पाई स्टार जीरेड। क्लियर? ठीक, अभी क्या, अब इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या था हमारा सिलेक्शन रूल कि जीरेड से, एक मिनट, जीरेड से अनजीरेड पॉसिबल है और अनजीरेड से जीरेड पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल है। अब इस सिलेक्शन रूल के बेसिस पर, इस सिलेक्शन रूल के बेसिस पर हम लोग अपने जितने भी पॉसिबिलिटी थे सब फिर से चेक करेंगे। तो आइए वहीं पर आज चलते हैं, क्या क्या हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो गया था, इसको हटा ही देते हैं। इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, इसका तो कोई काम नहीं है। चलो भाई, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा जीरेड है एंड सिग्मा स्टार अनजीरेड, तो ये तो सिलेक्शन रूल पर फॉलो कर रहा है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अब आओ भाई, पाई से पाई स्टार, पाई क्या होता है? अनजीरेड,
पाई स्टार क्या होता है, जी रेड, तो ये भी तो पॉसिबल हो गया, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। पाई स्टार से सिग्मा स्टार, पाई स्टार क्या होता है, जी रेड, एंड सिग्मा स्टार क्या होता है, अनजी रेड, ये भी क्या है आपका, ये भी पॉसिबल है। सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा क्या होता है आपका, जी रेड, एंड पाई स्टार क्या होता है, पाई स्टार भी जी रेड होता है, तो ये नहीं हो गया, ये सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। पाई से पाई क्या होता है आपका, पाई होता है अनजीरेड, सिग्मा स्टार भी क्या होता है आपका, अनजीरेड, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबल वाले क्या क्या हैं, जो पॉसिबल वाले हैं उन्हें अलग से नोट कर लेते हैं, ठीक है, पॉसिबल वाले अलग से नोट कर लेते हैं। कौन कौन से, चलिए ठीक है। तो बेसिकली 4 हमारे सामने निकल कर आया, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, एंड नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। ये 4 टाइप का ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट रेज में, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में पॉसिबल होते हैं, ये 4 टाइप का। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप का ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आपको बता दिया कि हाँ भैया ये 4 होते हैं तो आपको समझ में आया, बिल्कुल आपको डिटेल में बताया क्यों पॉसिबल होते हैं, सिलेक्शन रूल से भी आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये 4 आप डायरेक्ट याद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और आपको कॉन्सेप्ट पता है तो भी आप पता कर लेंगे। सिग्मा आपका होता है जी रेड, सिग्मा स्टार होता है अनजी रेड, तो जी से यू पॉसिबल है। पाई आपका होता है अनजी रेड, पाई स्टार होता है जी रेड, तो यू से जी भी पॉसिबल है, ठीक है। और सिग्मा और नॉन बॉन्डिंग वाले ये दोनों पॉसिबल होते हैं, ये 4 हैं, ठीक है। अब इस 4 में भी क्लासिफाइड किया गया है, क्या क्या क्लासिफाइड किया गया है हम आपको बताते हैं, चलो इसी में बता देते हैं, ठीक। ये जो 4 हैं, एक मिनट, ठीक, इसी में बता देते हैं आपको। ये जो सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार हैं, इनको भी अलग करो, ये दो, ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। देखो भाई, पाई से, सॉरी, पाई से पाई स्टार, इन दोनों को भी अलग करो, ये दो जो है, ठीक। ये जो होते हैं वो सिमेट्रिकली अलाउड होते हैं, सिमेट्री अलाउड, सिमेट्री अलाउड हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका जी यू यू जी वाला, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग शामिल है, तो भाई इसमें जी यू तो कुछ होता नहीं है नॉन बॉन्डिंग वाला, तो इस वजह से ये दोनों जो होते हैं वो सिमेट्रिकली फॉरबिडन होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। तो 2 सिलेक्शन रूल है ना हमारे पास, एक स्पिन वाला, तो स्पिन के अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है, लेकिन सिमेट्री के हिसाब से सिमेट्री वाला जो रूल मना कर रहा है, लेकिन क्योंकि स्पिन वाला अलाउ कर दे रहा है कि नहीं इसमें ट्रांजिशन होता है, इसलिए माना जाता है कि इनमें ट्रांजिशन होता है, ठीक है, क्योंकि स्पिन वाले सिलेक्शन रूल को ये फॉलो करते हैं, सिमेट्रिकली वाले को नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन स्पिन वाले को फॉलो करते हैं, इसलिए इनमें ट्रांजिशन होता है, इनमें ट्रांजिशन अलाउ है। अब बात क्या आती है कि जब सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, सिमेट्रिकली फॉरबिडन होने का मतलब है कि सिमेट्रिकल वाला जो सिलेक्शन रूल है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या कोई दिक्कत आती है, हाँ बिल्कुल दिक्कत आती है। इसमें जो भी वेवलेंथ या जो भी पीक, जो भी हमें स्पेक्ट्रा, जो पीक हमें मिलता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी के बारे में, लो इंटेंसिटी होती है, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी। तो इससे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि लो इंटेंसिटी वाले ट्रांजिशन कहाँ होते हैं और हाई इंटेंसिटी वाले ट्रांजिशन कहाँ होते हैं। आई बात समझ में, रीजन भी मैंने आपको बता दिया, 2 सिलेक्शन रूल है, ये दोनों को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से इस रीजन में, इस एरिया में जो ट्रांजिशन होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, तो वहां पर जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो पीक मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इंटेंसिटी का मतलब तुमको क्लियर दिखेगा मॉनिटर पर, एकदम साफ साफ, ठीक है, इंटेंसिटी दिखेगी, पीक दिखेगी,
लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार वाला ट्रांजिशन होगा और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार वाला जो ट्रांजिशन होगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, स्पिन वाले को और सिमेट्रिकल वाले को फॉलो नहीं करता है। आई बात समझ में? अब इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे ख्याल से तो एग्जाम में मुझे 2 से 3 बार ये दिख चुका है, ठीक है, और मैक्सिमम दिखता ही रहता है, ठीक है। वो क्या है? एनर्जी गैप। किस ट्रांजिशन की एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार। लेवल मैंने बनाया था, खुद भी देख सकते हो कि सिग्मा से सिग्मा स्टार की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होती है। फिर होता है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और फिर उसके बाद पाई से पाई स्टार, और सबसे कम होता है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तुमने देखा होगा, ऐसे ही तो था, यहाँ सिग्मा है, फिर पाई है, फिर नॉन बॉन्डिंग है, फिर पाई स्टार है, फिर सिग्मा स्टार है। ये सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो तुम्हें दिख रहा होगा नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार के बीच का जो गैप है वो सबसे कम है, सबसे पास यही तो है। आई बात समझ में? तो इसे बिल्कुल रट डालो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी गैप। क्लियर है? आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक, चलो भाई, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रा को कैसे दिखाते हैं, स्पेक्ट्रा को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर? स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो होता क्या है रियल में, ये हो गया आपका, ये आपका क्या था? लूमो। ट्रांजिशन किसके किसके बीच में होती है? लूमो और होमो के बीच में। ये आपका क्या है? होमो, ठीक है। होमो से यहाँ गया भाई, इलेक्ट्रॉन था कोई यहाँ पर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस पर EMR टकराया और EMR से वो एक्साइट हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब जब करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वो ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके हायर वाले लूमो में चला जाएगा। तो स्पेक्ट्रा कैसे किसके किसके बीच में बनाते हैं? स्पेक्ट्रा बनता है लैम्डा, और इधर होता है एब्जॉर्प्शन A, या इसी को हम लोग log E से दिखाते हैं। आई बात समझ में? या एप्सिलॉन इसे बोलते हैं, या E बोल लीजिए, कोई बात नहीं। इधर वाला ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, हम इसको बीच में लाते हैं, सेंटर में देखते हैं। तो कुछ इस टाइप का ऐसे स्पेक्ट्रा करके बनता है, यानी यूवी की जो स्पेक्ट्रा वो थोड़ी ब्रॉड बनती है, ब्रॉड। अभी कुछ लोग को हो सकता है आइडिया ना हो स्पेक्ट्रा वगैरह का, तो आप समझ रहे हो कि ब्रॉड और शार्प पीक का क्या मतलब। देखो, जो स्पेक्ट्रा में शार्प पीक आती है वो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, बिल्कुल ये शार्प पीक है। और ये देखो ब्रॉड है, ब्रॉड का मतलब देखो चौड़ा है, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो चौड़ा है ये पूरा, ठीक है, इसकी चौड़ाई है, ये ब्रॉड हो गया। आई बात समझ में? पीक ये, शार्प पीक ये। तो इसका जो अल्ट्रा वायलेट में जो पीक बनती है, ठीक है, उसे पीक क्या कहें, क्योंकि इतना ब्रॉड होता है तो उसको हम लोग बैंड बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोल देंगे? बैंड है, ये पूरा पूरा एक बैंड ही बन रहा है, पीक नहीं। पीक बहुत शार्प हो गई। आई बात समझ में? ठीक है, ये ए है, या लॉग एप्सिलॉन बोल लीजिए, चाहे ई कह लीजिए। तो ए फॉर क्या है? व्हाट इज द ए? ए कहलाता है एब्जॉर्बेंस। ए क्या कहलाता है? एब्जॉर्बेंस कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको प्रोसेस समझा दें, ये एग्जाम में आता नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता इसका प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझा देंगे तो आपको यूवी फील होने लगेगा, ठीक है। और सबसे वो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि आखिर ये जो ब्रॉड बन रहा है, इसकी जो पीक आ रही है, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हो रही है, इतना ब्रॉड क्यों बन रहा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक वर्ड आपको बताते हैं, आपने पहले शायद नहीं सुना होगा, उसको बोलते हैं क्यूवेट। क्या बोलते हैं? क्यूवेट, ठीक है, या सुना होगा लैब में। क्यूवेट क्या होता है? क्यूवेट क्वार्ट्ज का बना हुआ, ठीक है, नली टाइप कुछ होती है, ठीक। इसमें क्या रखे जाते हैं? इसमें सैंपल रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है? सैंपल, ठीक है। और ये किसका बना होता है? ये क्वार्ट्ज का बना होता है, नॉट ग्लास, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठता है कि ग्लास का क्यों नहीं बनता, बताते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसे क्यूवेट बोलते हैं।
इस पे जो EMR इस सैंपल पर फॉल कराई जाती है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट, आई नॉट क्या हो गया, इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी। आई बात समझ में? ठीक है। अब क्या होता है, जब कल भी मैंने आपको बताया था कि सैंपल पे EMR को फॉलो कराते हैं, अब फिर वो उसके बाद जो हमें EMR ऑब्टेन्ड होता है उसी का तो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसी की तो जांच की जाती है, उसी को तो ऑब्जर्व किया जाता है, वही तो हमें बताता है सारी जानकारी। अब जो हमें यहाँ पर मिलेगा आई EMR, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, अब ये आई क्या हो गया, फाइनल इंटेंसिटी हो गया। अब इसी जो EMR हमें मिला इसे ही यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, यूवी जो मशीन लगती है उसे नाम क्या देते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसी में इसे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अभी क्या है, ये जो सैंपल है वो काम क्या करता है, कुछ EMR को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि एब्जॉर्बेंस वाला ही तो पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब सम EMR, ठीक है, या रेज कर दें, क्योंकि अल्ट्रावायलेट गिरा रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अभी क्या है, क्वार्ट्ज का यूज कर रहे हैं, ग्लास का क्यों नहीं यूज करते? यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है, तो ग्लास का क्यों नहीं यूज करेंगे? आप खुद सोचो, अगर क्वार्ट्ज की जगह पर हम लोग ग्लास लगा दें, क्वार्ट्ज की जगह पर क्या लगा दें, ग्लास यूज कर लें, तो ग्लास क्या काम करता है, ग्लास भी कुछ ना कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी क्या है, क्वार्ट्ज की खासियत ये है वो किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यूवी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ग्लास क्या होगा, ग्लास एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रा में फर्क आ गया कि नहीं आ गया? आप खुद सोचिए। इस तरह थोड़ा एक एग्जांपल समझाते हैं, उसका कोई ऐसे मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैथमेटिकली थोड़ा समझाते हैं। मान लेते हैं जब इंटेंसिटी EMR आपने फॉल कराई थी तो 100%, ठीक है, इंटेंसिटी थी आई नॉट, ये गया। अभी ये ग्लास का है, ठीक है, ग्लास का मान लेते हैं, सैंपल है, ठीक है, और ये, ठीक, तो ये मिला हमको, बाद में हमको मिला 50%, ठीक, 50% मिला, तो बाकी जो 50% है वो कहाँ गया? तो बाकी का 50% सम कुछ हिस्सा ग्लास भी एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हिस्सा सैंपल भी करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अभी क्या है, अगर हम क्वार्ट्ज यूज करें तो क्वार्ट्ज 100% EMR फॉल हुआ तो सिर्फ सैंपल एब्जॉर्ब किया ना, बाकी तो हमें 75 मिल गए। आई बात समझ में? हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्वार्ट्ज नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सिर्फ जो 25% सैंपल ने एब्जॉर्ब किया वही एब्जॉर्ब हुआ, 75% हमें EMR मिल गया वापस। ठीक है, यहाँ पर ग्लास के होने की वजह से 25% ग्लास भी कर रहा है और 25% सैंपल भी कर रहा है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म में समझा रहे हैं, जैसे आपको बात समझ में आ जाए। तो ग्लास का एब्जॉर्ब करना ये भी तो स्पेक्ट्रम में दिक्कत लाएगा, तो यही रीजन है कि ग्लास का नहीं करते। अब ये पॉइंट कहीं एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता, ये जो पॉइंट्स हैं, ये इतनी बारीकी जो बात है, ठीक है, वो हर जगह बताई भी नहीं जाएगी आपको। यस, एक्चुअली ये इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं। ठीक है, जब कभी जॉब के लिए जाएंगे या किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे इंटरव्यू वगैरह में ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आप देखें आपके पास बेसिक जानकारी है कि नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? फिर आते हैं थोड़ा सा, हम लोग बात कर रहे थे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी काम कैसे करता है। तो आपने देखा, हम क्यूवेट आपको समझाए थे। ठीक है, तो ये आपका क्यूवेट हो गया, इसमें सैंपल पड़ा हुआ है, यूवी इससे टकराई, आई नॉट, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ, कुछ हिस्सा जो बाहर निकला, फिर दोबारा इसे हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं। प्रिज्म क्या करता है, इसको स्कैटर्ड कर देता है और स्क्रीन पर इसी को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम होता है। क्लियर है? ठीक है, अब आपको बेसिक आइडिया आ गया, अब आपको फीलिंग आ रही होगी कि किस तरीके से काम हो रहा है। अब आगे और बढ़ते हैं आगे, क्या अब आगे देखते हैं। हाँ, ब्रॉड क्यों बन कर आता है यूवी में? आखिर यूवी की स्पेक्ट्रा जो होते हैं ब्रॉड इतने क्यों होते हैं? बहुत ही जबरदस्त सवाल है।
आंसर भी आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको आंसर इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा। लंबी वीडियो हो रही है, इसको 2 पार्ट में कर देंगे। कोशिश तो था कि एक ही पार्ट में पूरा करना, ठीक है, लेकिन वो लग नहीं रहा है पॉसिबल। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको डाउनलोड करने वगैरह में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, चलो भाई, इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे की स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ आइडिया हम आपको देते हैं। जैसे क्या है कि ये यूवी का स्पेक्ट्रा है, ठीक है, ऐसे करके कुछ ब्रॉड्स आता है। इसके किसके बीच में बनता है, एक के बीच में, यानी एब्जॉर्प्शन पीछे बताया था, और लैम्डा के बीच में, ठीक है, ये यूवी का स्पेक्ट्रा है। फिर उसके बाद ये जो स्पेक्ट्रा मैं बना रहा हूँ ये आईआर का, जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी के बाद आईआर ही पढ़ाया जाता है, आईआर ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आईआर। ठीक, ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कल भी बात किया था, उसका कुछ स्पेक्ट्रा इस तरह बनता है। तो आप देख रहे हैं इतना ब्रॉड नहीं है, शार्प बन करके आ रहा है। और फिर लास्ट में जो है आपको माइक्रोवेव का दिखाते हैं, माइक्रोवेव एनएमआर का भी देखेंगे तो बहुत शार्प बन करके आता है, उसका भी देखो एकदम शार्प, एकदम देखो एक सिंगल सिंगल लाइन, ठीक, काफ़ी शार्प है। ठीक, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये काम होता है। तो आपने देखा कि अल्ट्रावायलेट है, वाइब्रेशनल है, और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है रोटेशनल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आईआर का भी ठीक ठाक शार्प है, थोड़ा बहुत ब्रॉड है, माइक्रोवेव का बिल्कुल शार्प है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट का बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो आखिर ऐसा क्यों, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा ऐसे बन करके आ रहा है, अल्ट्रावायलेट में ऐसा बन करके आ रहा है, ठीक है, हम आपको बताते हैं ऐसा रीज़न क्यों। ठीक, कल हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लेक्चर था, पिछला लेक्चर था, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बताया था, आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, याद करिए, याद करने का तरीका, सी, जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर, ठीक है। सी से कॉस्मिक, जी से गामा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कल हो चुका है ये, तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सी से कॉस्मिक, जी से गामा, एक्स से एक्सरे, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, आई से इंफ्रा, एम से माइक्रोवेव, आर से रेडियो, ठीक है, क्लियर है। ये जो है आपका, ये दोनों तो अल्ट्रावायलेट में आ ही गया, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। इन आईआर जो होता है इंफ्रारेड, ये आपका वाइब्रेशनल में यूज होता है, ठीक है। एम जो माइक्रोवेव है, यह आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। ये है आपका रेडियो वेव, ये आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। ये जो ऑर्डर है ये लैम्डा का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ बढ़ने का ऑर्डर है। अच्छा एक बात बताइए, कल ही रिलेशन बताया था, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, जल्दी से, एनर्जी घट जाएगी, एनर्जी का घटता हुआ है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, कॉस्मिक की। अब हम इनकी बात ही छोड़ देते हैं, कॉस्मिक गामा एक्स की, क्यों, क्योंकि इनका यूज़ तो है नहीं भैया, हम इनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं ना, किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इतनी चीज़, ठीक है, इन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए तो इन सभी रेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल की, अल्ट्रावायलेट और विजिबल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव की, फिर रेडियो वेव की, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसे अलग से लिखते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट की, फिर उसके बाद इंफ्रारेड की, और फिर उसके बाद माइक्रोवेव की। क्लियर है, ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझते हैं। अभी हुआ क्या, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है E1 और यहाँ पर E2 या E0 कर लेते हैं और E1 कर लेते हैं, इससे आपको ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल। अब इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में भी कई सारे लेवल होंगे जिनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, किसकी, जैसे कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होंगे, इनके बीच में भी कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होंगे, वाइब्रेशनल लेवल यानी वी से दिखा रहे हैं, ठीक है, वी से। अब इस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से भी कम एनर्जी किसकी होती है, कल हम लोग ये देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, फिर किसका था, वाइब्रेशनल का, और उससे भी कम किसका था, रोटेशनल का, ठीक, ठीक है। तो इसके बीच में भी क्या क्या पाया जाएगा, इनके बीच में भी ये जो ब्लू वाली दिखा रहे हैं ये रोटेशनल लेवल है, यानी इसको हम लोग दिखा देते हैं जे से,
किससे दिखा रहे हैं, जे से। आई बात समझ में, हम कहना क्या चाह रहे हैं। एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा किसका है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, फिर उसके बाद किसका है, वाइब्रेशनल का, फिर उससे कम किसका है, रोटेशनल का, सबसे कम रोटेशनल का है। ठीक, अब आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराने के लिए हम कौन सा रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यूवी। यूवी की एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आराम से करा लेता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा सकता है तो उससे कम एनर्जी वाला काम नहीं करा सकेगा। उससे कम एनर्जी वाले काम कौन कौन से हैं, वाइब्रेशनल है और रोटेशनल है। आई बात समझ में। अब इसको एक एग्जांपल समझो, जैसे हम कहें कि मैं एक 10 किलो की बोरी आराम से उठा सकता हूँ। तो जब मैं 10 किलो की बोरी आराम से उठा सकता हूँ तो क्या मैं 5 किलो की बोरी नहीं उठा पाऊंगा? क्या मैं 2 किलो की बोरी नहीं उठा सकता हूँ? क्या मैं 1 किलो की बोरी नहीं उठा सकता हूँ? सफिशियंट हूँ कि नहीं उसे उठाने के लिए? समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो जब मैं 10 किलो की बोरी उठा सकता हूँ तो उससे कम वजन वाले, कम वेट वाली बोरी तो आराम से उठा सकता हूँ। तो बस यही समझिए, अल्ट्रा वायलेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराने के लिए सफिशियंट है। यानी हम इतनी एनर्जी का अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रोवाइड किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा ही लेता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा सकता है आराम से, तो वाइब्रेशन और रोटेशन तो करा ही लेगा। आई बात समझ में। यानी जो मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया यूवी की वजह से, तो उससे कम एनर्जी वाला जो काम है, यानी जो रोटेशन और वाइब्रेशनल वाला है, वो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब आप अल्ट्रावायलेट रेज प्रोवाइड कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होता ही होता है, साथ ही साथ वाइब्रेशनल, मान लेते हैं ऊपर भी ये V0 है, ठीक है, ऊपर भी वाइब्रेशनल लेवल है V1, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होता है, ठीक है। और इधर ये वाले क्या है, J1, ठीक है। और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होता है। यानी अल्ट्रावायलेट रेज प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो जाता है साथ ही साथ। तो इसका मतलब 3 ट्रांजिशन एक साथ हो रही हैं, और 3 ट्रांजिशन होने की वजह से ही ब्रॉड पीक आता है, 3 स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हो जाता है। आई बात समझ में। अब आइए आप माइक्रोवेव वाले पर, ठीक है, रोटेशनल वाले पर, उसकी एनर्जी सबसे कम है ना। तो जब आप माइक्रोवेव लाइट, माइक्रोवेव रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे तो वो तो केवल रोटेट ही करा सकेगा। क्या वो वाइब्रेट करा पाएगा? क्या वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। तो केवल एक ही एकदम शार्प पीक नहीं आएगी। जैसे हम कहें एक बंदा है वो सिर्फ 1 किलो की बोरी उठा सकता है, तो 1 ही किलो की तो उठाएगा। क्या 2 किलो की उठा पाएगा? क्या 4 किलो की उठा पाएगा? क्या 10 किलो की उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। वो सिर्फ 1 किलो की बोरी उठा रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो अब रीज़न मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा हमको मिल रहा है वो आखिर इतना ब्रॉड क्यों होता है। उसका रीज़न यही है कि अल्ट्रावायलेट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अलावा IR, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और माइक्रोवेव रोटेशनल ट्रांजिशन भी आराम से करा लेता है, ठीक है। और उनके भी ब्रॉड पीक आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है इतनी बात। फिर से मैं वो पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एक मिनट, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद वाइब्रेशनल की एनर्जी, और फिर सबसे कम होता है रोटेशनल की। क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। एक लैम्डा है, पहले बता चुका हूँ, ए है, और लॉग एप्सिलॉन है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये जो ए है इसकी वैल्यू कितनी होती है? जो ए है वो होता है लॉग I0 अपॉन आई के बराबर, ठीक है। I0 पहले भी आपको बता चुके हैं। I0 क्या होता है? I0 है इनिशियल इंटेंसिटी, और I क्या है? बाद वाली इंटेंसिटी। तो A यानी एब्जॉर्प्शन की जो फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू होती है, वो लॉग I0 अपॉन आई, और ये जो इसकी वैल्यू होती है वो ECL के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ECL। E क्या है? एप्सिलॉन बोल लीजिए, चाहे E बोल लीजिए,
ठीक है। C क्या है आपका, कंसंट्रेशन है, और L क्या है, लेंथ है। ठीक है, इसको अलग से डिस्कस करते हैं। इसको अलग से डिस्कस करते हैं। हाँ, मैंने क्या बताया कि जो A है वो किसके बराबर है, ECl के बराबर। ये जो एप्सिलॉन है ये कहलाता है मोलर एब्जॉर्प्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर, नाम ध्यान में रखिएगा चेंज होकर के आ सकता है, एक्साइटेशन, एक मिनट, मोलर एक्साइटेशन नहीं, मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, क्लियर है। ठीक है, तो A इक्वल टू ECl एप्सिलॉन। देखो, किसी भी सैंपल की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है, चाहे तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ डिफिनेशन। ये जो E है, एप्सिलॉन है, वो क्या बताता है, किसी भी सैंपल की रेडिएशन को, यानी जो लाइट गिर रही है उसके ऊपर, उसे एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है उसे मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट कहते हैं। अगर किसी का एप्सिलॉन कम है तो इसका मतलब वो रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब कर रहा है, किसी का ज़्यादा है तो इसका मतलब वो रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो एप्सिलॉन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो एप्सिलॉन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पर। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो, अभी जैसे मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा जाहिर सी बात इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा आएगी। और ये जो E है केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, E डिपेंड्स ओनली ऑन वेव लेंथ, ओनली ऑन वेव लेंथ। E डिपेंड्स ओनली ऑन वेव लेंथ। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अच्छा, एक पॉइंट और आपको हम बता दें कि जो सिग्मा से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन, ठीक है, वो कैसे, ट्रांजिशन तो पॉसिबल है, ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात देखते हैं। जैसे अगर CH4 का ले लें, किसका ले लें, CH4, इसमें तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिग्मा बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है एंटी बॉन्डिंग होगा सिग्मा स्टार, यानी मीथेन के अंदर जो भी ट्रांजिशन होगा वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में ही होगा। अब आप एक बात बताइए, सिग्मा से सिग्मा स्टार का जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई, वो ज़्यादा होता है कि कम? एकदम स्टार्टिंग में पढ़, इसलिए एनर्जी गैप वगैरह को बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिग्मा ऑफ सबसे ऊपर हाइट पर होता है सिग्मा स्टार, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, डेल्टा ई बहुत हाई है। ठीक है, अब डेल्टा ई बहुत हाई है यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है तो लैम्डा क्या होगा, एनर्जी और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी जितनी ज़्यादा लैम्डा उतना कम, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा लैम्डा उतना ही कम होगा। तो लैम्डा तो वेवलेंथ तो बहुत कम हो गया, ठीक है, वेवलेंथ बहुत कम हो गया, और हमारे पास रेंज कितना है 200 से 800 नैनोमीटर, यानी इतना कम आता है कि 200 से भी कम आने लगता है। ठीक है, 200 से भी कम आने लगता है, इसलिए अल्ट्रावायलेट में, ठीक है, ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इस तरह के ट्रांजिशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगा करके, बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट लगा करके वो सब ऑब्जर्व करेगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया कि अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है सिग्मा से सिग्मा स्टार में तो लैम्डा की वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी ना, यानी 200 नैनोमीटर से भी कम आने लगेगा, और रेंज ही अल्ट्रावायलेट का 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में। क्लियर? ठीक, अब एक क्वेश्चन
क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने दो कंपाउंड दे दिया, एक मिथाइल क्लोराइड और एक आपको दे दिया मिथाइल आयोडाइड। अब इसमें हम पूछ रहे हैं बताओ एनर्जी गैप किसमें सबसे ज़्यादा है। दोनों में से एनर्जी गैप जो है सबसे ज़्यादा किस में है, एनर्जी गैप हाई इन दोनों में से किस में। क्लियर है, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल आयोडाइड। अब देखो इसमें ट्रांजिशन किसके किसके बीच में हो सकता है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग भी है और सिग्मा भी होगा, और सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा, ठीक है, बात समझते हैं। यानी इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है वो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार हो रहा होगा। आप समझ रहे होगे मैंने कैसे नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार लिखा। नॉन सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, एक ही चीज़ है, लोन पेयर मौजूद है और सिग्मा बॉन्ड, जाहिर सी बात है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ही ट्रांजिशन होगा, क्योंकि उसमें में इलेक्ट्रॉन है और नॉन बॉन्डिंग में होंगे नहीं, वही लुमो बनेगा, ट्रांजिशन इसमें होगा, ठीक है। अब बात को समझिए, हमें पूछा एनर्जी गैप किस केस में ज़्यादा होगा, CH3Cl के केस में कि CH3I के केस में। ठीक, ध्यान से देखो क्लोरीन और आयोडीन को, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है, लेस होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.0 के करीब, आयोडीन की लगभग 2.6 के करीब होती है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को कस के पकड़ के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से लोन पेयर को पकड़ के रखेगा, तो जब लोन पेयर को पकड़ के रखेगा तो क्या आसानी से डोनेट करने देगा, नहीं। तो जब आसानी से डोनेट करने नहीं देगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी कि कम, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। जब एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो जाहिर सी बात है लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जो एनर्जी गैप है, यानी जो एनर्जी है मिथाइल क्लोराइड में वो ज़्यादा हो जाएगी मिथाइल आयोडाइड के कंपेयर में, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, हमने क्या बताया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लोन पेयर को कस के पकड़ लेगा, डोनेट ट्रांजिशन होने नहीं देगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू उल्टा रिलेशन है, लैम्डा कम हो जाएगा, यानी हम लोग कहेंगे जो वेवलेंथ होगी मिथाइल क्लोराइड के केस में अल्ट्रावायलेट की, वो मिथाइल आयोडाइड के केस से कम आएगी। क्लियर, ठीक है, एक क्वेश्चन ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, एल्कोहल के अंदर या जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है, उसको किस तरीके से समझते हैं, नोट करके लिखेंगे, नोट। ठीक, क्या है कि जो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार की जो ट्रांजिशन होती है, जो ट्रांजिशन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेंसिटिव होती है, इस पॉइंट को याद कर लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेंसिटिव होती है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है, ठीक है, ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेंसिटिव होती है, ठीक है। कैसे, हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हम लोग ले लिया मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। अब ऑक्सीजन है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पार्शियली निगेटिव ही होगा, ठीक। एक और मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इस H पर पार्शियली पॉजिटिव, तो इस H और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में बनता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, ये बात तो आपको पता होगी, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियली निगेटिव है, तो ये दूसरे वाले मिथाइल अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आई बात समझ में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गया ना, तो ये जो ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी तो इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, यानी हम लोग कह सकते हैं लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हम लोग कह सकते हैं लोन पेयर पाया कहाँ जाता है, नॉन बॉन्डिंग में। नॉन बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो क्या आसानी से ट्रांजिशन हो सकता है, नहीं। जब आसानी से ट्रांजिशन नहीं होगी तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आई बात समझ में, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कहने का मकसद है सो एनर्जी हाई, एनर्जी ज्यादा होने से लैम्डा कम हो जाता है, वेवलेंथ कम हो जाता है, इसलिए अल्कोहल के केस में काफ़ी कम वेवलेंथ देखने को मिलती है,
लगभग लैम्डा की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेटली आती है 175 से लेकर के 200 नैनोमीटर तक आता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हाँ, चलो भाई एक लास्ट और एक टॉपिक देखते हैं, फिर हम लोग इसे नेक्स्ट पार्ट में आखिरी खत्म करेंगे। कुछ टर्म हम लोग सीखेंगे, जैसे क्रोमोफोर्स किसे कहेंगे, कुछ टर्म्स आएंगे बार बार, क्रोमोफोर्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोफोर्स किसे कहते हैं। तो लिखो, डिफिनेशन लिखो, कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा हो, उसे हम लोग कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, यही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला आपने कहानी तो देख ली कि बहुत मुश्किल होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, एब्जॉर्प्शन, क्लियर है, ठीक है। तो जो भी अनसैचुरेटेड ग्रुप होंगे और इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्रोमोफोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रो NO2, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक। अब ये क्रोमोफोर भी दो टाइप में होते हैं, एक होता है लो इंटेंसिटी वाला, लो इंटेंसिटी, ठीक है, और एक होता है हाई इंटेंसिटी का, हाई इंटेंसिटी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे ऑक्सोक्रोम्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। व्हाट इज द ऑक्सोक्रोम? देखो भाई, ऐसे सैचुरेटेड ग्रुप, फर्क करना, क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, सैचुरेटेड। ऐसे सैचुरेटेड ग्रुप जो कि क्रोमोफोर्स से अगर उनको अटैच करा दिया जाए तो वो उसकी वेवलेंथ को और इंटेंसिटी को चेंज कर देते हैं, बेसिकली बढ़ाते ही हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ को और उनकी इंटेंसिटी को चेंज कर देते हैं, उनको हम लोग ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। तो डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, तो हम एग्जांपल समझेंगे, क्लियर रहेगा। सैचुरेटेड बहुत वो चल रहा है, सैचुरेटेड ग्रुप्स विच when attached टू क्रोमोफोर्स, यानी किसी भी कंपाउंड से अगर हम लोग लगा दें ऐसा कोई ग्रुप जो उसकी इंटेंसिटी को या उसके वेवलेंथ को चेंज कर दें, एज वेल एज वेवलेंथ, ठीक है, तो उस ऐसे ग्रुप को हम लोग ऑक्सोक्रोम बोलेंगे। लेकिन कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NH2 हो गया, अमीनो ग्रुप, क्लोरीन हो गया, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे बेंजीन ले लेते हैं, ये क्या आपका बेंजीन, ठीक है। देखो भाई अनसैचुरेटेड है तो ये क्रोमोफोर्स हो गया, इसका स्पेक्ट्रा बनाया गया ए और लैम्डा के बीच में, इस तरह से ऑब्टेन हुआ बेंजीन का। अभी हमने क्या काम किया, बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, सॉरी NH2 सैचुरेटेड ग्रुप लगा दिया, इसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम, ठीक। अब NH2 है, लोन पेयर आ गया। अब देखो लोन पेयर और पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर। रेजोनेंस कुछ याद होगा, यानी कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, वैसे बेसिक बात है, हो सकता है आपको बात पता हो, नहीं पता है तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ पर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा, तो NH2 के लगने की वजह से एक कॉन्जुगेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। और अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको हम बताते हुए आए हैं, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने से एनर्जी घट जाती है, और जब एनर्जी घटती है तो लैम्डा की वैल्यू
बढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो अभी डिफिनेशन में हम लोग ने क्या देखा, ऐसा ग्रुप जो किसी क्रोमोफोर से लगा दिया जाए, किसी कंपाउंड से लगा दिया जाए, तो वो उसकी वेवलेंथ को या उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। बढ़ा देता है कैसे? मतलब अब ये देखो, अब कुछ ऐसे बन करके आ रहा है, ये रेड वाला बेंजीन का है और NH2 लगने के बाद एनिलीन, आपको ये ग्रुप का नाम, कंपाउंड का नाम पता होगा, बेंजीन लिंक से NH2 लग जाता है, एनिलीन कहलाता है। तो अब कुछ स्पेक्ट्रा इस तरह बन करके आता है। ये ब्लू वाला जो है वो एनिलीन का है। तो देख रहे हो, इंटेंसिटी भी बढ़ गई, वेवलेंथ भी बढ़ गई। आई बात समझ में? ठीक है, ये इंटेंसिटी दिखाता है, इंटेंसिटी। आई बात समझ में? जो पीक की हाइट होती है, जो स्पेक्ट्रा बन करके आ रहा है, जो उसकी हाइट है वो उसकी इंटेंसिटी बताता है। तो एनिलीन की इंटेंसिटी बढ़ गई। अब आपको हम डेटा से समझा दें कि इसी को हम लोग देखो, इसी को ऑक्सोक्रोम बोलते हैं, NH2 ऑक्सोक्रोम है। वो उसने क्या काम किया, उसने इंटेंसिटी को, वेवलेंथ को बढ़ा दिया। जो कि डेटा ढंग से याद नहीं आ रहा है। बेंजीन का लगभग 214 के करीब कुछ होता है NM, और एनिलीन लगने पर वो 280 के करीब हो जाता है। डेटा एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, ठीक है, उसके लगने से ऐसा हो जाता है। तो ये आपको क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे जैसे ए है और ये लैम्डा, ठीक है। जब वेवलेंथ, इधर आगे बढ़ेंगे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, जब कभी वेवलेंथ इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन वेवलेंथ, यानी लैम्डा जब बढ़ता है तो उसको क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट। क्या बोलेंगे? रेड शिफ्ट। समझ में आई बात? लैम्डा अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज किया, तो उसको हम लोग बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लैम्डा घट रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। उसको क्या कहेंगे? ब्लू शिफ्ट, या नाम क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। ध्यान से अपने हिसाब से लिख लो, इधर की ओर मतलब घटना। जब लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटने को हम लोग बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। लैम्डा बढ़ने को हम लोग बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट बोलेंगे। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है, और बनाते हैं, एक टर्म और सीखते हैं, ठीक है। ए एंड लैम्डा, ये मैंने कहा था ना, पीक की जो हाइट होती है, जो आपका स्पेक्ट्रा बनकर के आता है, जो पीक बनकर आता है, उसकी जो हाइट होती है वो इंटेंसिटी के टर्म में नापी जाती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऊपर की ओर जो एरो दिखा रहा है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंटेंसिटी जो है इंक्रीज जब करती है, इंटेंसिटी जब भी इंक्रीज करेगी तो उसको नाम देते हैं हम लोग हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। और जब इंटेंसिटी घटती है उसको हम लोग कहते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट था, इंटेंसिटी बढ़ने पर, घटने पर बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? तो उम्मीद है जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और बचा है, मुश्किल से आधे घंटे की बात है, ठीक है। आधे घंटे का लेक्चर और बचा हुआ है, फिर आपका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जितना आपको जानना चाहिए, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।